Hello student, today I am going to explain you the remaining part of strategies for enhancement in food production. Protoplast fusion and somatic hybridization. The fusion of different protoplasts and formed hybrid which contain the properties of both protoplast. तो यहाँ दो प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज किया जाएगा, मिलाया जाएगा, जिससे जो हाइब्रिड बनेगा उसके अंदर दोनों प्रोटोप्लास्ट की प्रॉपर्टीज होगी। ऐसा जो हाइब्रिड होगा उसको सोमेटिक हाइब्रिड कहेंगे और इस प्रोसेस को सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस करने के उद्देश्य क्या है? टू प्रोड्यूस हाइब्रिड through the fusion of protoplast isolated from the two parents। तो इस प्रोसेस के द्वारा दो पेरेंट से प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया जाएगा, उनका फ्यूजन किया जाएगा, उनसे फिर हाइब्रिड को प्रोड्यूस किया जाएगा। सेकेंड, इंडक्शन ऑफ कैलस फॉर्मेशन फ्रॉम फ्यूज प्रोटोप्लास्ट। जो प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज किया गया उसके द्वारा आप कैलस को फॉर्म करेंगे। Next one, to obtain the differentiation of hybrid plant from the indifferentiate। Next one, technique of somatic hybridization। जब somatic hybridization की प्रोसेस करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स आपको कंप्लीट करना होगी। फर्स्ट वन, आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेकेंड वन, फ्यूजन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट। थर्ड वन, आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। Fourth one, culture of hybrid protoplast on nutrient medium. And fifth one, regeneration of new plant। Isolation of protoplast। तो यहाँ पर जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसका आइसोलेशन किया जाता है। यह आइसोलेशन या तो मैकेनिकल होता है या एंजाइम्स के द्वारा होता है। मैकेनिकल में नाइफ या चाकू की सहायता से प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया जाता है, या एंजाइम प्रोसेस में पेक्टिनेज या सेल्यूलेज एंजाइम के द्वारा प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया जाता है। सेकेंड, फ्यूजन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट। अब जो प्रोटोप्लास्ट आपने आइसोलेट कर लिया है उसको कैसे मिलाएंगे, कैसे फ्यूज करेंगे? फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ टू प्रोटोप्लास्ट रिजल्ट कोलसेंस ऑफ साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पर आपको प्रोटोप्लास्ट जो आपने आइसोलेट किया है उसको फ्यूज करेंगे। द न्यूक्लियाई ऑफ टू प्रोटोप्लास्ट मे और मे नॉट बी फ्यूज टुगेदर इवन आफ्टर फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जो दो अलग अलग सेल से प्रोटोप्लाज्म लिए उसके अंदर न्यूक्लियाई भी होंगे। जब इनको फ्यूज किया जाएगा तो ये न्यूक्लियाई या तो फ्यूज भी हो सकते हैं या अनफ्यूज भी रह सकते हैं। The binucleate cells are known as synkaryocytes या heterokaryon। जब ये दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो इनको synkaryocytes या heterokaryon भी कहा जाता है। Fusion between the isolated protoplasm may be taken place by any following methods। जो प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन किया जाएगा वो निम्न में से एक मेथड्स के द्वारा किया जाएगा। पहला, स्पॉन्टेनियस फ्यूजन। इस प्रोसेस में जो प्रोटोप्लास्ट है वो अपने आप आपस में मिल जाता है। ड्यूरिंग द आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, सम ऑफ द प्रोटोप्लास्ट लेइंग इन क्लोज प्रोक्सिमिटी एंड मे अंडरगो फ्यूजन टू प्रोड्यूस द होमोकैरियंस या होमोकैरियोसाइट्स। कभी कभी जो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट किया जाता है उसके अंदर टेंडेंसी होती है वो दूसरे प्रोटोप्लाज्मों के साथ फ्यूज हो जाता है, और फ्यूज होने से होमोकैरियंस फॉर्म होता है या होमोकैरियोसाइट्स फॉर्म होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 2 से 40 होते हैं। Spontaneous fusion of protoplasts can also be induced by the bringing protoplasts into intimate contact through the micro manipulators और micropipettes। तो ये जो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेटेड किए गए हैं इनको माइक्रोपिपेट की हेल्प से एक दूसरे से कांटेक्ट में लाया जाता है, जिससे ये दोनों प्रोटोप्लास्ट एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, मतलब फ्यूज हो जाते हैं। सेकेंड, इंड्यूस फ्यूजन।
यहाँ प्रोटोप्लास्ट अपने आप फ्यूज नहीं होंगे, आपको किसी एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। जो एजेंट होगा इसको कहेंगे फ्यूसोजेंस। एग्जाम्पल पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल डिनोटेड बाय PEG पेग, पॉलीविनाइल एल्कोहल PVA। ये क्या करते हैं दोनों फ्यूसोजेंस? प्रोटोप्लास्ट को आपस में जुड़ने में हेल्प करते हैं। फ्यूजन ऑफ टू और मोर देन टू प्रोटोप्लास्ट फॉर्म द हेट्रोकैरियन या हेट्रोसिस्ट। जब दो से अधिक प्रोटोप्लास्ट आपस में जुड़ते हैं तो उसके द्वारा जो बनेगा उसको हेट्रोकैरियन या हेट्रोसिस्ट कहेंगे। इट इज आल्सो नोन एज साइप्रिड और साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड और हेट्रोप्लास्ट। तो इसको साइप्रिड भी कहा जाता है, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड भी कहा जाता है, या हेट्रोप्लास्ट भी कहा जाता है। थर्ड वन स्टेप, आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। जो हाइब्रिड बना है उसके अंदर जो प्रोटोप्लास्ट हैं उन दोनों प्रोटोप्लास्ट को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, तो उसके लिए फॉलोइंग स्टेप्स यूज की जाती है। फर्स्ट वन, यूज ऑफ विजुअल मार्कर। ऐसे मार्कर का यूज किया जाता है जिसके कारण वो प्रोटोप्लास्ट दोनों सेपरेट आउट हो जाते हैं। पिगमेंटेशन ऑफ पेरेंटल प्रोटोप्लास्ट यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ प्रोटोप्लास्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए उनका पिगमेंटेशन किया जाता है अलग अलग कलर से, जिससे दोनों प्रोटोप्लास्ट आसानी से आइडेंटिफाई हो जाते हैं। सेकेंड, कल्चर ऑफ प्रोटोप्लास्ट इन ऑक्सीजनलेस मीडियम। जब प्रोटोप्लास्ट का कल्चर ऐसे मीडियम में किया जाता है जो ऑक्सीजनलेस है। इन दिस मीडियम ओनली दोज प्रोटोप्लास्ट आर एबल टू ग्रो विच आर हाइब्रिड, अदर प्रोटोप्लास्ट डाई। तो जब प्रोटोप्लास्ट को ऐसे कल्चर मीडियम में रखा जाता है जो ऑक्सीजनलेस है, तो उसके अंदर वही प्रोटोप्लाज्म सर्वाइव करता है जो हाइब्रिड होता है। जो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है उसकी डेथ हो जाती है, मतलब वो डाई हो जाता है। तो डाई होने के बाद जो प्रोटोप्लास्ट बचेगा वो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट होगा। फोर्थ वन स्टेप्स, कल्चर ऑफ हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट ऑन न्यूट्रिएंट मीडियम। अब जो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट है उसका कल्चर करेंगे न्यूट्रिएंट मीडियम में, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो उस हाइब्रिड की रिक्वायरमेंट होती है। अंडर द फेवरेबल कंडीशन, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट सिंथेसाइज न्यू सेल वॉल अराउंड द प्रोटोप्लास्ट। तो जब इस हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट को न्यूट्रिएंट मीडियम में प्लेस किया जाता है तो इस हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट के चारों तरफ एक नई सेल वॉल बन जाती है। अब जो ये नई सेल वॉल बन जाती है तो मतलब एक न्यू सेल फॉर्म हो जाती है। अब सेल्स के अंदर डिवीजन स्टार्ट होता है जिससे बंच ऑफ सेल्स फॉर्म होती है जिसको कैलस कहते हैं। नेक्स्ट वन स्टेप, रीजनरेशन ऑफ न्यू प्लांट्स। नाउ द कैलस ट्रांसफर इनटू न्यू कल्चर मीडियम। अब जब कैलस का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको उस कल्चर मीडियम से निकालकर दूसरे कल्चर मीडियम में प्लेस किया जाता है, क्योंकि अब कैलस की जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो चुकी है। इन कैलस स्टार्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। इस मीडियम के अंदर कैलस के अंदर ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, मतलब ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस होती है जिससे वो एम्ब्रॉयड में और देन प्लांटलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ऑफ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। जब सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे तो उस प्रोसेस को करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनको डील करेंगे। पहला, द प्रोटोप्लास्ट ऑफ सम प्लांट शुड बी फ्यूज ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल फ्यूसोजेंस। कुछ प्लांट के जो प्रोटोप्लास्ट है वो आपस में स्पॉन्टेनियसली फ्यूज नहीं होते, उनको फ्यूज करने के लिए कुछ एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कुछ स्पेशल फ्यूसोजेंस की रिक्वायरमेंट होती है। Thus, it is very necessary to know the nature of fusogens required for fusion. इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्लांट के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करना है तो किस फ्यूसोजेंस की रिक्वायरमेंट है। सेकेंड, क्रोमोसोमल इनस्टेबिलिटी ऑफ वेरी हाई डिग्री। कभी कभी प्रोटोप्लास्ट जो आपस में फ्यूज होते हैं तो उनके अंदर क्रोमोसोम्स की इनस्टेबिलिटी हो जाती है, मतलब क्रोमोसोम स्टेबल नहीं रहते, अनस्टेबल हो जाते हैं, और ये बहुत अधिक संख्या में देखा गया। नेक्स्ट वन, सिंक्रोनस माइटोसिस इन बोथ द न्यूक्लियाई ऑफ हेट्रोकैरियन।
जस्ट आफ्टर द रीजनरेशन ऑफ वॉल। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन के बाद न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होते और दोनों न्यूक्लियस के अंदर पर्टिकुलर माइटोसिस प्रोसेस चलती है। नेक्स्ट वन, सम टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ हाइब्रिड प्लांट इज नॉट अचीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ विच मेच्योर हाइब्रिड प्लांट। कभी कभी ऐसा होता है कि डिफरेंशिएशन की जो प्रोसेस होती है उसके बाद भी आपको रिजल्ट में वो डिजायरेबल क्वालिटी नहीं मिलती जो आपको चाहिए। नेक्स्ट वन, सिग्निफिकेंस ऑफ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। बाय दिस प्रोसेस द एरिया ऑफ क्रॉसेस एंड सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन बिकम वाइडर। इस प्रोसेस के आने के बाद क्रॉसेस करने की जो प्रोसेस है उसमें बहुत अधिक बदलाव आया है, वो बहुत बढ़ गया है, तथा सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस बहुत विस्तृत हो चुकी है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन यूज फॉर द एलिमिनेशन ऑफ प्रीजाइगोटिक इनकम्पैटिबिलिटी प्रोड्यूस्ड बाय द सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बहुत यूजफुल है किस प्रोसेस में? जब सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके बाद या उसके पहले जो इनकम्पेटिबिलिटी होती है उसको एलिमिनेट करने में सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बहुत यूजफुल होता है। और लास्ट वन, इनकम्पेटिबिलिटी प्रोड्यूस फ्रॉम एम्ब्रियो एंडोस्पर्म इंटरेक्शन। ये एम्ब्रियो तथा एंडोस्पर्म के इंटरेक्शन की जो इनकम्पेटिबिलिटी होती है उसको भी एलिमिनेट करता है। सिंगल सेल प्रोटीन denoted by SCP. Those kind of protein which is prepared from unicellular or filamentous microorganism called single cell protein. ऐसी प्रोटीन जिसको प्रिपेयर किया जाता है यूनिसेल्यूलर फिलामेंटस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उस प्रोटीन को सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। सिंगल सेल कॉल्ड यूज एज अ फूड। जो सिंगल सेल प्रोटीन होती है उसका यूज एज अ फूड के फॉर्म में किया जाता है। टाइप्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। फर्स्ट वन, बैक्टीरियल सिंगल सेल प्रोटीन। इसको ऑब्टेन किया जाता है बैक्टीरिया से। और कौन से बैक्टीरिया से? पहला है सूडोमोनास फैसिलिटेट, सेकेंड है सूडोमोनास सेक्रोफिला, थर्ड वन मिथेनोकोकस मैकेनिकल और फोर्थ वन मिथेनोकोकस कैप्सुलेटस। इन बैक्टीरिया के द्वारा बैक्टीरियल सिंगल सेल प्रोटीन को ऑब्टेन किया जाता है। साइनोबैक्टीरियल सिंगल सेल प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम द स्पाइरुलिना मैक्सिमा। साइनोबैक्टीरिया की एक स्पीशीज स्पाइरुलिना मैक्सिमा से सिंगल सेल प्रोटीन ऑब्टेन किया जाता है। एल्गी की स्पीशीज जैसे सिंडेस्मस स्पीशीज से भी सिंगल सेल प्रोटीन ऑब्टेन किया जाता है। ईस्ट की स्पीशीज से भी सिंगल सेल प्रोटीन ऑब्टेन किया जाता है। कैंडिडा यूटिलाइसिस, कैंडिडा इंटरमीडिया और कैंडिडा लाइपोलाइका, सेक्रोमाइसस सिरेविसी, इन स्पीशीज के द्वारा सिंगल सेल प्रोटीन ऑब्टेन किया जाता है। फंगी की कुछ स्पीशीज से भी सिंगल सेल प्रोटीन ऑब्टेन किया जाता है जैसे चिटोमियम, फ्यूसेरियम। ये जो स्पीशीज होती है इनसे सिंगल सेल प्रोटीन को ऑब्टेन किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन रिच इन हाई क्वालिटी प्रोटीन बट पुअर इन फैट कंटेंट। ये जो प्रोटीन होती है इसके अंदर बहुत अधिक क्वांटिटी में प्रोटीन होती है लेकिन जो फैट का जो कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है। इट कैन बी प्रोड्यूस द लेबोरेटरीज ऑल ईयर अराउंड। इसको पूरे साल लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है। द माइक्रोब्स यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन आर वेरी फास्ट ग्रोइंग एंड दे प्रोड्यूस द लार्ज क्वांटिटी सिंगल प्रोटीन फ्रॉम अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ लैंड। सिंगल सेल प्रोटीन के द्वारा सिंगल सेल प्रोटीन को प्रोड्यूस करने में जो माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं वो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करते हैं और बहुत अधिक क्वांटिटी में सिंगल सेल प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं और उसमें बहुत कम ज़मीन की ज़रूरत होती है। द प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ वेरी लेस। अब इसमें जो खर्चा आता है सिंगल सेल प्रोटीन के प्रोडक्शन में वो बहुत कम आता है। द माइक्रोब्स यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ
Single cell protein utilize the substrate causing the environmental pollution. Thus, it is in the reduction of pollution. सिंगल सेल प्रोटीन के अंदर जो माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को भी कम करते हैं. Biofortification. Biofortification is a process by which the nutritional quality of food crop increase with the help of एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस, ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक और बायोटेक्नोलॉजी. तो बायोफोर्टिफिकेशन वह प्रोसेस है जिसके अंदर क्रॉप, जो फ्रूट वाली क्रॉप होती है, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज किया जाता है, उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंक्रीज किया जाता है. किसकी हेल्प से? एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस की हेल्प से, ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा या बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा. In other words, biofortification is the process of breeding in the crop by which they become possible to increase the nutritional value of food crops. जो फूड क्रॉप्स होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करने की जो प्रोसेस है उसको बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं. दो दिस technique it become possible to increase the vitamin, minerals or high quality protein and the फूड फैट कंटेंट इन द क्रॉप प्रोडक्ट. इस टेक्निक के द्वारा जो क्रॉप होते हैं उसका जो ग्रेन होता है उसके अंदर विटामिन को, मिनरल्स को, प्रोटीन को तथा फैट कंटेंट को आप इंक्रीज कर सकते हैं. टिश्यू कल्चर मतलब ऊतक संवर्धन. टिश्यू कल्चर इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस थ्रू विच द मास ऑफ सेल is produced from explant tissue and the callus produced in this way can be used directly either to regenerate planted or extract of some primary secondary metabolites. In other words, a tissue culture is a collection of experimental process through which the plant are developed in the controlled and aseptic condition from isolated cell or tissue or organ. is called टिश्यू कल्चर. तो टिश्यू कल्चर क्या है? एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है जिसको लेबोरेटरी में परफॉर्म किया जाता है. तो इस प्रोसेस में प्लांट से कोई सेल ली जाती है या टिश्यू लिया जाता है जिसको लेबोरेटरी में न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर ग्रो करवाया जाता है, जिससे सेल या टिश्यू डिवाइड होकर बंच ऑफ सेल्स बनाता है जिसको कैलस कहते हैं. ये कैलस बाद में एम्ब्रॉयड में नेक्स्ट वन प्लांटलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है. इसके बाद इसको सॉइल्स में प्लेस कर देते हैं जिससे न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है. तो इस पूरी प्रोसेस को टिश्यू कल्चर कहते हैं. एम्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर करने के उद्देश्य क्या हैं? फर्स्ट वन, टू डेवलप न्यू प्लांट फ्रॉम द प्लांट ऑर्गन अदर देन शीट. यहाँ पर नए प्लांट को डेवलप किया जा रहा है, शीट से नहीं बल्कि प्लांट के जो दूसरे पार्ट हैं उससे. टू प्रोड्यूस हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ प्लांट्स. प्लांट की जो हाइब्रिड वेराइटीज है उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, मतलब दो वेराइटी को मिक्स करके तीसरी वेराइटी को फॉर्म किया जा रहा है. टू प्रोड्यूस डिजीज फ्री प्लांट फ्रॉम डिजीज प्लांट. यहाँ ऐसे प्लांट को यूज़ किया जाता है जिसके अंदर कोई डिजीज़ है, उससे कोई हेल्दी सेल्स निकाल कर उससे जो न्यू प्लांट डेवलप किया जाएगा उसके अंदर वो डिजीज़ नहीं होगी. टू रिड्यूस द पीरियड ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल. इस प्रोसेस के द्वारा किसी प्लांट की जो रिप्रोडक्टिव साइकिल अगर बहुत बड़ी है तो उसको छोटा किया जा सकता है. डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड प्लांट. इस प्रोसेस के द्वारा डिप्लॉइड प्लांट को हैप्लॉइड प्लांट में कन्वर्ट किया जा सकता है. नेक्स्ट वन, प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट वेराइटी बाय सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन. सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के द्वारा प्लांट की न्यू वेराइटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है. टू प्रोड्यूस द स्ट्रेस रेजिस्टेंस प्लांट. ऐसे प्लांट जो स्ट्रेस को रेजिस्ट कर सके, किसी भी एडवर्स कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर सके, जैसे ज़्यादा टेम्परेचर हो, कम टेम्परेचर हो, हीट ज़्यादा हो, कम हो, तो उस कंडीशन में ये प्लांट अपने आप को सर्वाइव कर सके. टू डेवलप द ट्रांसजेनिक प्लांट. एक प्लांट की जो स्पीशीज़ है या जीन्स है उसको निकाल कर दूसरे प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना, तो ऐसे प्लांट को ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं. तो ये टिश्यू कल्चर के द्वारा पॉसिबल है. बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर.
अब जब आप टिश्यू कल्चर करेंगे तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है वो देखते हैं। पहला आपको रिक्वायरमेंट होगी लेबोरेटरी की, तो उसमें 3 रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी। सेकेंड, एपरेटस लगेंगे जैसे फॉरसेप, कल्चर ट्यूब्स, लेमिनार एयर फ्लो, इनोकुलेशन चैम्बर, स्केल्पल, पेयर्ड पेट्री डिशेस, हॉट एयर ओवन, नीडल्स, ऑटोक्लेव, माइक्रोस्कोप, कल्चर फ्लास्क, यूवी लैंप एंड पीएच मीटर, तो इन सभी की रिक्वायरमेंट होगी। न्यूट्रिएंट मीडियम, निश्च कल्चर मीडियम, वाइट कल्चर मीडियम, स्कूड मीडियम तथा मुर्शिकी मीडियम, ये कल्चर मीडियम होते हैं। जैसा एक्सप्लांट लोगे उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको न्यूट्रिएंट मीडियम सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट वन, एसेप्टिक कंडीशन। जहाँ पर टिश्यू कल्चर की प्रोसेस करेंगे तो वहाँ का जो एरिया होता है जर्म से फ्री करना होगा, तो उसके लिए कुछ केमिकल या डिसइंफेक्टेड यूज़ किए जाते हैं सरफेस को स्टेरिलाइज करने के लिए, जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ब्रोमीन वाटर, सिल्वर नाइट्रेट, मर्क्यूरी क्लोराइड तथा इथाइल एल्कोहल। ये सभी जो होते हैं केमिकल, ये डिसइंफेक्टेड करते हैं, मतलब वहाँ जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और सरफेस को स्टेरिलाइज कर देते हैं। लाइट, इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो 2000 से 3000 लक्स में होती है। टेम्परेचर 20 to 26 डिग्री सेल्सियस, ये 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा भी हो सकता है तथा 2 डिग्री सेल्सियस कम भी हो सकता है। और नेक्स्ट वन है एरिएशन, मतलब वेंटिलेशन की प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। टेक्निक ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। फर्स्ट वन, सिलेक्शन ऑफ एलाइट प्लांट। सबसे पहले एक हेल्दी प्लांट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसको एलाइट प्लांट या मदर प्लांट कहते हैं। सेकेंड, प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडियम। अब आपको कल्चर मीडियम को प्रिपेयर करना होगा, तो जो कल्चर मीडियम या वाइट मीडियम लेंगे या स्कुग मीडियम या मूर्शिकी मीडियम को लिया जाता है, जैसी रिक्वायरमेंट होती है इसके अकॉर्डिंग मीडियम सिलेक्ट किया जाता है। थर्ड वन, इनिशिएशन ऑफ कल्चर मीडियम। अब प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। आपने जो मदर प्लांट लिया था उसकी आपको हेल्दी सेल या टिश्यू लेना है, तो जो आप हेल्दी सेल या टिश्यू लेते हैं उसको एक्स प्लांट कहते हैं। उस एक्स प्लांट को अच्छी तरह से वॉश किया जाता है क्लोरीन वाटर से या मर्क्यूरी क्लोराइड से। देन उसके बाद प्लेस किया जाता है उसको कल्चर मीडियम में अंडर कंट्रोल टेम्परेचर, टेम्परेचर मेंटेन करके ही उसको प्लेस किया जाता है। नेक्स्ट वन, मल्टीप्लिकेशन और सब कल्चर ऑफ स्टेज या सब कल्चर स्टेज। आफ्टर 2 to 3 weeks, 2 या 3 सप्ताह के बाद एक्सप्लांट स्टार्ट टू डिवाइड रैपिडली। जो एक्सप्लांट था वो तेजी से डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है और बंच ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कैलस कहते हैं। द कैलस टेकन आउट फ्रॉम द कल्चर मीडियम, जो कैलस होता है अब उसको उस कल्चर मीडियम से निकाला जाता है। अब इसको कैलस को छोटे छोटे पीस में काट दिया जाता है और जो इसका जो ईच पीस होता है उसको न्यू कल्चर मीडियम में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं सब कल्चर स्टेज। नेक्स्ट स्टेप, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सब कल्चर। अब जो सब कल्चर है उसमें क्या क्या डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट हो रहे हैं वो देखेंगे। इन फ्रेश कल्चर मीडियम कैलस डेवलप्ड एंड स्टार्ट टू डिफरेंशिएट। अब इस नए कल्चर मीडियम के अंदर जो कैलस के छोटे छोटे पीस हैं उनमें डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। अ हाई साइटोकाइन इंड्यूस शूट फॉर्मेशन। अब कल्चर मीडियम के अंदर जब साइटोकाइन को ज़्यादा क्वांटिटी में लिया जाता है तो उस कैलस से शूट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर कल्चर मीडियम के अंदर हाई ऑक्सीजन ज़्यादा डाल दिया जाता है तो उससे रूट का फॉर्मेशन होगा। द फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड शूट इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। जब कैलस के अंदर रूट और शूट का डेवलपमेंट होता है तो उसको ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। आफ्टर ऑर्गन फॉर्मेशन इट इज कॉल्ड एम्ब्रॉयड। जब उसके अंदर ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को उसको एम्ब्रॉयड कहते हैं। लास्ट स्टेप, फॉर्म टेस्ट ट्यूब टू फिल्ड। अब टेस्ट ट्यूब के अंदर
प्लांटलेट्स डेवलप हो चुके हैं, मतलब टाइनी जो प्लांट्स होते हैं वो डेवलप हो चुके हैं। उनको टेस्ट ट्यूब से निकालकर उसको फील्ड के अंदर, जमीन के अंदर रोप देना है। You can see in this diagram the various steps of tissue culture. जैसे आपने एक एलाइट प्लांट सिलेक्ट किया, उसमें से सेल को अलग कर लिया, जो सेल होती है उसको एक्सप्लांट कहते हैं। अब इस एक्सप्लांट को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, कल्चर मीडियम के अंदर उसको प्लेस करना है। कल्चर मीडियम के अंदर प्लेस करने के बाद वो जो सेल है वो ग्रो करेगी, रैपिडली डिवाइड होगी और बंच ऑफ सेल्स बनाएगी, उसको कैलस कहेंगे। अब इस कैलस को यहाँ से निकालना है, उसको छोटे छोटे पीस में कट करना है। अब इसके बाद जो छोटे पीस है इसको दूसरे कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र करना है। अब इसके अंदर रूट और शूट का डेवलपमेंट होगा, मतलब ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लांटलेट्स में। अब इस प्लांटलेट्स को टेस्ट ट्यूब से निकालना है और जो पॉट होते हैं उसके अंदर उसको प्लेस कर देना है, उससे न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। सिंगल सेल कल्चर, द कल्चरिंग ऑफ सिंगल सेल ऑन सुटेबल स्टेरिलाइज्ड कल्चर मीडियम अंडर द कंट्रोलर एंड एसेप्टिक कंडीशन इज कॉल्ड सिंगल सेल कल्चर। यहाँ पर एक सिंगल सेल को एक सुटेबल कल्चर मीडियम के अंदर, जिसके अंदर कंट्रोल, एसेप्टिक कंडीशन, सब सुटेबल कंडीशन होनी चाहिए, उसमें उस कल्चर मीडियम में एक सिंगल सेल को जब कल्चर किया जाता है तो उसको सिंगल सेल कल्चर कहते हैं। यहाँ सिंगल सेल कल्चर को किया जाएगा पेपर राफ्ट टेक्निक के द्वारा। इन दिस टेक्निक द सिंगल सेल आइसोलेटेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपिपेट। यहाँ पर एक सिंगल सेल को आइसोलेट किया जाएगा माइक्रोपिपेट की हेल्प से और उसको ट्रांसफ़र कर देंगे फिल्टर पेपर के ऊपर की तरफ। अब ये फिल्टर पेपर कहाँ होगा? एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कल्चर मीडियम होगा, कल्चर मीडियम के ऊपर फिल्टर पेपर होगा, फिल्टर पेपर के ऊपर इस सेल को ट्रांसफ़र करना है और उसके चारों तरफ बहुत सारे कैलस होंगे या नर्स सेल होगी। These active nurse callus and the culture medium provide the growth factor to the single cells. तो जो फिल्टर पेपर था उसके ऊपर बहुत सारी नर्स कैलस थी, नर्स सेल्स थी, उसके अंदर आपने रख दिया उस सिंगल सेल्स को। अब इस सिंगल सेल्स को जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होगी, नरिशमेंट की रिक्वायरमेट होगी, वो कहाँ से मिलेगी? इस नर्स सेल से मिलेगी। जितनी भी नर्स सेल्स होती है वो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती, किसको? सिंगल सेल को। The single cell then divide, as a result proliferation in them. The colonies develop. ये जो सिंगल सेल है नरिशमेंट लेगी नर्स कैलस सेल से, वो तेजी से डिवाइड होगी और एक कॉलोनी का डेवलपमेंट होगा। कॉलोनीज फॉर्म इन द न्यूट्रिएंट मीडियम आर ट्रांसफर टू द सब कल्चर फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम। अभी जो कॉलोनी बनी है इसको दूसरे कल्चर मीडियम में ट्रांसफर किया जाएगा। The callus developing from such single cell are called single cells clone. जो सिंगल सेल से जो कैलस डेवलप्ड हुआ है उसको कहेंगे सिंगल सेल्स क्लोन। You can see in this diagram the steps of single cell culture. सबसे पहले सेल्स को आइसोलेट करेंगे, उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कल्चर मीडियम लेना है, उसके ऊपर फिल्टर पेपर रखना है, उसके ऊपर ओल्ड कैलस जो नर्स सेल है उसको रखना है, उसके बाद जो सिंगल सेल को ट्रांसफ़र कर देना है। अब ये जो सिंगल सेल्स होती नर्स सेल से, नर्स कैलस से अपना नरिशमेंट ऑब्टेन करेगी, ऑब्टेन करने के बाद रैपिडली डिवाइड होगी और डिवाइड होकर बंच ऑफ सेल्स बना लेगी जिसको कैलस कहेंगे। Significance of single cell culture. Single cell clone can be developed by this technique. इस प्रोसेस के द्वारा सिंगल सेल क्लोन को फॉर्म किया जा सकता है। अ कंप्लीट प्लांट कैन बी डेवलप बाय द सिंगल सेल कल्चर। एक सेल के द्वारा पूरे प्लांट को डेवलप भी किया जा सकता है। इट इज़ यूजफुल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ प्लांट। किसी प्लांट की स्पीशीज या उसकी वेराइटी को इम्प्रूव करना है तो सिंगल सेल कल्चर के द्वारा इम्प्रूव किया जा सकता है। सिंगल सेल कल्चर टेक्निक इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेटाबॉलिक स्टडीज। सिंगल सेल टेक्निक के द्वारा मेटाबॉलिक स्टडी को आसानी से किया जा सकता है। म्यूटेंट प्लांट कैन बी प्रोड्यूस बाय द म्यूटेंट क्लोन्स। इस प्रोसेस के द्वारा म्यूटेंट क्लोन भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं।